Okay, in last class, we will be discuss about the main financial statement, that is balance sheet. Okay, आवाज आ रही है आपको उमर? यस मैम। क्लास हम स्टार्ट करते हैं, बाकी बच्चे जैसे आते जाएंगे वो क्लास ज्वाइन करते जाएंगे, ठीक है। हमने बेसिकली उसमें डिस्कस किया कि कौन कौन से बेसिक्स एलिमेंट्स होते हैं बैलेंस शीट के, और उसमें हमने बताया कि जो बैलेंस शीट है ना किसी भी कंपनी की, किसी भी फर्म की, वो कंपनी की फाइनेंशियल पोजीशन के बारे में बताती है, ठीक है। इसका जो फॉर्मेट है, जो हम लोग बीबीए थर्ड में, बीबीए फिफ्थ में, फिर बीबीए सेवन्थ में पढ़ा है, आपने अब दोबारा से पढ़ रहे हैं। एक ही फॉर्मेट है जो बार बार फॉलो किया जाता है, दैट इज एसेट इज इक्वल टू लायबिलिटी प्लस शेयर होल्डर इक्विटी। ठीक है, एसेट्स की हमने बात की थी, हमने कहा था एसेट्स दो तरह के होते हैं, एक होते हैं करंट एसेट्स और एक होते हैं फिक्स एसेट्स। फिक्स एसेट्स को हमने कहा था लॉन्ग टर्म एसेट्स भी कहा जाता है, ठीक है। ओके, या नॉन करंट एसेट्स भी कहा जाता है। उसके बाद हमने बात की थी कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट की और नॉन कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट की, या हमने सो कहा था स्टैंड अलोन बैलेंस शीट ना। हमने कहा था दोनों में डिफरेंस कहाँ पे आता है, डिफरेंस दोनों में जो आता है वो एक ही चीज की वजह से आता है कि कंसोलिडेटेड का मतलब जहाँ पे कंसोलिडेटेड समरी पेश की जाती है उनके सब्सिडरी कंपनीज को मिक्स करने के बाद, ठीक है। जस्ट अ मिनट बेटा। यस मैम। ओके, देन हम लोगों ने बात की थी कंसोलिडेटेड एंड अनकंसोलिडेटेड बैलेंस शीट के बारे में, जिसमें हम लोगों ने बात की थी कि जो कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट है वो बेसिकली वो एक कंसोलिडेटेड मींस के जितनी भी सब्सिडरीज कंपनीज हैं उनकी, उनको अगर मर्ज करके एक फाइनेंशियल रिपोर्ट बनाई जाए जो कि फाइनल हेड ऑफिस जो भी उस कंपनी का होता है वहां भी शो हो, तो हम कहते हैं कि ये कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट है, ठीक है। स्टॉक एक्सचेंज में जब प्रिवेल करती हैं इस तरह की कंपनीज, तो वहां पे इंडिविजुअल कंपनीज को हम लोग नहीं करते, उनको सब्सिडरीज को ट्रीट नहीं कर रहे होते, बल्कि उस मेन कंपनी को टारगेट कर रहे होते हैं, ठीक है। अच्छा, उसके बाद अनकंसोलिडेटेड बैलेंस शीट वो होती है जिसकी कोई सब्सिडरी कंपनी ना हो, दे आर प्रेजेंटिंग देयर अलोन बैलेंस शीट या कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट। उसके बाद हमने कुछ यहाँ पे इसका सिनेरियो पढ़ा था, जो फॉर्मेट हम लोग स्टार्टिंग से फॉलो करते आ रहे हैं। पहले आप करते हैं, आप भूल जाते हैं। म्यूट कर दे माइक को, उमर उमर माइक को म्यूट करें आप। इसमें आपको आपके पास जो उसकी जो फॉर्मेशंस बनती है वो यही होती है कि एसेट और लाइबिलिटीज, एक साइड पे एसेट होते हैं, एक साइड पे लाइबिलिटीज होती हैं। एसेट साइड पे आप दो चीजें एंटर करते हैं, करंट एसेट्स एंड करंट लाइबिलिटीज, ठीक है। एसेट साइड पे करंट एसेट्स एंड नॉन करंट एसेट्स। अब करंट एसेट्स में जो जो चीजें शामिल थी वो हमने कल डिस्कस कर ली थी। उसमें कैश था, शॉर्ट टर्म मार्केटेबल सिक्योरिटीज थी, अकाउंट रिसीवेबल थे, इन्वेंट्रीज थी, प्रीपेड एक्सपेंसेस थे, डेफर्ड इनकम टैक्स था। इस तरह से हमने जो आज लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स हैं उनके बारे में बात करनी है। आप राइट साइड पे देखेंगे तो लाइबिलिटीज हैं, और उसके बाद लाइबिलिटीज में भी दो तरह की लाइबिलिटीज है, एक करंट लाइबिलिटीज है, एक लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज होती हैं। तो हमने जो कल पोर्शन कवर अप किया था, मैं सिर्फ ओवरव्यू दे रही हूँ आपको ताकि पीछे से बेस सेट और फिर हम लोग आगे मूव कर सके। तो हम लोगों ने कल कंप्लीटली इन डिटेल पढ़ लिया था करंट एसेट्स हैं क्या, उनकी इम्प्लीकेशंस क्या है, बैलेंस शीट में वो किस तरह से गिवन होती है और किस तरह से उसको ट्रीट करना है, नोट को किस तरह से पढ़ना है और नोट्स को फिर जस्टिफाई किस तरह से करना है अपनी कंपनी के अकॉर्डिंग, ठीक है। आज मैं आपसे मिलर ट्रैक्टर की वो एक फाइनेंशियल रिपोर्ट शेयर करूंगी 18 की, उसके अकॉर्डिंग फिर मैं आपको बताऊंगी कि आपने अपने प्रोजेक्ट्स में ये जो अब नेक्स्ट, क्योंकि ये दो लेक्चर्स आपके इस वीक हो चुके हैं, नेक्स्ट लेक्चर आपका नेक्स्ट वीक में होगा, नेक्स्ट वीक में भी ये ईद हॉलीडेज में गुजर जाए, आफ्टर ईद ना, तो आप लोग इस पे वर्क करके आएंगे कंप्लीट असाइनमेंट। आफ्टर वीक जो वर्क होगा आपका वीक, वो आई थिंक रिसर्च वीक होगा, तो 2 वीक्स आपके पास हो जाएंगे, ठीक है। हमने उसके बाद बात की करंट एसेट्स की। करंट एसेट्स वो होते हैं जिनको आप इजीली कन्वर्ट कर सकते हैं कैश में या नियर टू कैश हो। अब कैश की बात हो तो वो है ही ऑलरेडी कैश, तो वो करंट एसेट्स है, क्विक करंट एसेट्स से कहा जाता है ना।
अच्छा, लिक्विड करंट एसेट्स, मोस्ट लिक्विड करंट एसेट्स। फिर उसके बाद हमने मार्केटेबल सिक्योरिटीज की बात की, जिसमें प्राइस बॉन्ड्स की बात की हमने, ठीक है। स्टॉक एक्सचेंज की बात की, जिसको आप इजीली कन्वर्ट कर सकते हैं इनटू कैश। अकाउंट रिसीवेबल की बात की, जिन पर्सन से, जिन क्रेडिटर से आपने अकाउंट रिसीव करना है या इन फ्यूचर करेंगे, कमिटमेंट है आपकी, वो आपके अकाउंट में आ चुकी विद इन 1 ईयर, ठीक है, तो वो करंट एसेट्स में आएंगे। उसके बाद हमने बात की थी जो रिसीवेबल होते हैं वो दो तरह के होते हैं, एक होते हैं रिसीवेबल नेट और एक होता है रिसीवेबल ग्रोस। रिसीवेबल नेट का मतलब है कि जिसमें से अलाउंसेस आप अगर निकाल दें तो बाकी बचता है, वो रिसीवेबल नेट है। लेकिन अगर आप अलाउंसेस को ऐड कर देते हैं तो दैट इज रिसीवेबल ग्रोस, ठीक है। उसके बाद हम लोग बात करते हैं इन्वेंट्रीज की। इन्वेंट्रीज में हमने बात की थी, इन्वेंट्रीज तीन तरह की होती है। एक तो बेसिक इन्वेंट्रीज के गुड्स जो हैं, गुड्स को प्रिपेयर करने में जो रॉ मटेरियल है, वो रॉ मटेरियल आप कहाँ से लाते हैं, ठीक है। जो रॉ मटेरियल आप कहाँ से लाते हैं, यहाँ पे बात नहीं होगी, यहाँ पे ये बात होगी कितना रॉ मटेरियल आपने परचेज कर लिया, ठीक है। जैसे शुगर अगर आप बनाने वाली फैक्ट्री है, तो पीछे से गन्ना आपने जो ला के स्टोर रूम में रखा हुआ है, वो कितना है, उसकी मालियत कितनी है, कितने चार्जेस हुए हैं उसको वेयर हाउसिंग तक पहुंचाने में, ठीक है, वो मेंशन होंगे आपके, वो आपकी रिपोर्ट्स के अंदर स्टेटेड होंगे जितने लिखे होंगे। वर्किंग प्रोग्रेस मतलब कितनी उसमें से, उस शुगर में से, उस गन्ने में से कितनी जो आपने है रॉ मटेरियल है वो यूटिलाइज कर लिया वर्किंग प्रोसेस के अंदर, मशीनरी के थ्रू आप उसको चीनी में कन्वर्ट या शुगर में कन्वर्ट कर रहे हैं, ठीक है। उसके बाद फाइनल जो बात हुई थी फिनिश गुड करने के बाद, जब फिनिश फॉर्म में आपके पास शुगर आ जाती है, उसको आपने अल्टीमेट कंज्यूमर तक पहुंचाने तक जितना भी रेंट और बाकी चीजों को आप फेस करेंगे, वो सारा के सारा आप इंक्लूड करेंगे अपनी इन्वेंट्रीज के अंदर। तो इन्वेंट्रीज में चार चीजें मैंने आपको बताई थी। ऊपर एक स्टेटमेंट में आपको 15 16 की कुछ चीजें नजर आ रही होंगी। मैंने कहा था इन्वेंट्रीज में आप कहेंगे रॉ मटेरियल 15 16 का, ठीक है, दोनों में कंपैरिजन देख लें। फिर सप्लाईज, ठीक है, ड्यू टू डॉलर प्राइस डिक्रीजेस, ठीक है, ड्यू टू डिक्रीज इन रुपी वैल्यूज, जो प्राइस है ना वो चीजों की वो बढ़ना स्टार्ट हो गई है। एज कंपेयर हम लोग टाइम वैल्यू ऑफ मनी का कंसेप्ट इग्नोर कर देते हैं, वो हम इग्नोर ना करें, तो वैल्यू में इतना ज्यादा इंक्रीज नहीं हुआ, ठीक है, बट ड्यू टू डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ रुपी, द डिफरेंस बिटवीन रॉ मटेरियल और सप्लाईज जो है वो, या जो सप्लाईज बिटवीन 15 एंड 16 है, उनकी वैल्यूज में बहुत ज्यादा फर्क नजर आ रहा है आपको। उसके बाद सप्लाईज की बात हुई थी, फिर वर्किंग प्रोग्रेस की बात हुई थी, फिर वही फिनिश गुड्स की बात, ठीक है। इन अगर चारों जो मेन कंटेंट है, जो एलिमेंट है, इनको हम अगर ऐड कर लेते हैं तो जो फाइनल हमारे पास रिजल्ट आता है दैट इज योर इन्वेंट्री ना। ओके, उसके बाद हम लोगों ने बात की थी प्रीपेड की। प्रीपेड मैं आपको पढ़ के बता देती हूँ अभी। अच्छा, इसमें हम लोगों ने बात की थी कि प्रीपेड इज एन एक्सपेंडिचर मेड इन एडवांस ऑफ द यूज ऑफ सर्विसेज और गुड्स, ठीक है, जो आप एडवांस में पे करते हैं सर्विसेज और गुड्स को यूज करने के लिए। इट रिप्रेजेंट फ्यूचर बेनिफिट्स दैट हैव रिजल्टेड फ्रॉम पास्ट ट्रांजैक्शंस, ठीक है। जैसे आप गए, आप आप विलिंग टू परचेज गोल्ड ना, ठीक है, इफ यू हैव अ मैरिज सेरेमनी फॉर, यू हैव टू परचेज गोल्ड फॉर योर सिस्टर, कुछ भी सो एंड सो, आप जाके जाते हैं शॉप पे और उनसे कहते हैं कि आप ये जो आज की डेट के मुताबिक जो है ना वो फिक्स कर लें। फॉर एग्जांपल हम कहते हैं 1 लाख का, ठीक है, 1 लाख से ऊपर गया तो आपका नुकसान, 1 लाख से नीचे आए तो हमारा नुकसान, ठीक है। हमने आपसे 1 लाख का ही लेना है गोल्ड, ठीक है, आज से 2 साल बाद में, 3 साल बाद में वो आपसे पेमेंट कलेक्ट कर लेगा। गोल्ड की प्राइसेस बहुत ज्यादा अप चली गई तो उनका नुकसान, अगर गोल्ड की प्राइसेस बिलो 1 लाख होगी तो आपका फायदा, लेकिन आपका फायदा नहीं होगा, वो भी फायदा उन्हीं का होगा, ठीक है। तो ये दोनों फॉर्म में, जैसे आपने हेजिंग का कंसेप्ट पढ़ा था, ठीक है, ये उसी कंसेप्ट में, उसी प्रोस्पेक्टिव में आएगी जहाँ पे आप चीजों को क्या करते हैं, हेज करते हैं। अच्छा, उसके बाद ये प्रीपेड आपने एडवांस में पेमेंट कर दी हो और सर्विसेज आप इन फ्यूचर लेंगे तो ये प्रीपेड में आती है। फॉर एग्जांपल जैसे इंश्योरेंस आप लोग देते हैं, इंश्योरेंस आप लोग मंथली या एनुअली, जो आपने डिसाइडेड होता है, एनुअली वैसे दिया जाता है, लेकिन कुछ लोग इंस्टॉलमेंट की फॉर्म में मंथली पर मंथ देते हैं और आफ्टर 12 मंथ वो इंस्टॉलमेंट पूरी हो जाती है। तो आप क्या करते हैं, वो देते तो हैं लेकिन जो उसका बेनिफिट है वो फ्यूचर में बाद में ले रहे होते हैं, ठीक है। तो इस तरह के जो एक्सपेंसेस होंगे वो प्रीपेड एक्सपेंसेस में आएंगे और इनको आप ट्रीट करेंगे एज अ करंट एसेट्स, ठीक है। अच्छा, उसके बाद अब जो आज हमने बात करनी है वो हमने करनी है लॉन्ग टर्म एसेट्स या नॉन करंट एसेट्स की बात, या फिक्स एसेट्स की बात करनी है। 3 नाम है इनके। इसमें जो फर्स्ट चीज शामिल है, मेन चीज, दैट इज टेंजिबल एसेट्स, ठीक है।
टेंजिबल एसेट्स क्या है कि जो फिजिकल फैसिलिटीज जो ऑपरेशंस बिजनेस जहाँ पे करती है ना, उसको हम कहते हैं टेंजिबल, मीन नजर आने वाली, जिसकी कोई फिजिकल एग्जिस्टेंस हो। द टेंजिबल एसेट्स ऑफ लैंड, बिल्डिंग, मशीनरी एंड कंस्ट्रक्शंस इन प्रोग्रेस विल नाउ बी रिव्यू। Accumulated depreciation related to building and machinery will also be reviewed. ठीक है कि all these expenses that are linked with the tangible assets, ठीक है, ये जिनका फायदा आपको लॉन्ग टर्म के लिए हो वो टेंजिबल एसेट्स में शामिल होता है। अगर हम लैंड की बात करें तो लैंड इज शोन एट एक्विजिशन कॉस्ट एंड इट नॉट डेप्रिसिएटेड बिकॉज लैंड डज नॉट गेट यूज्ड अप। ठीक है, अक्सर आपने देखा होगा मशीनरी आप परचेज करते हैं, कोई आप आईफोन परचेज कर लें, कोई भी एंड्रॉयड मोबाइल फोन परचेज कर लें, कोई भी मशीनरी कोई भी किसी फॉर्म में हो, ठीक है, घर की हो या फैक्ट्री की हो, विद द पैसेज ऑफ टाइम उसकी वैल्यू डिक्रीज होती जाती है। ठीक है, बाय व्हेन यू यूज दिस। बट आपको पता होगा कि जब आप एक प्रॉपर्टी परचेज करते हैं, फॉर एग्जांपल आपने 50,000 का जो है ना प्रॉपर्टी परचेज की, जैसे मैंने आपको एग्जांपल दी थी, अपनी प्रैक्टिकल एग्जांपल दी थी कि ये फूल मंडी जो है मेन चौक जो है सगिया चौक, यहाँ पे आज से 20 ईयर्स बिफोर हम लोगों ने मेरे अब्बू ने एक प्लॉट परचेज किया था 25 का, ठीक है, 25,000 का मरला था पर मरला। और आज वो जब वो जगह रोड के अकॉर्डिंग बिल्कुल करीब आई है तो उसकी जब वैल्यू बढ़ी है, तो यू कांट इमेजिन के 25 लाख 35 के करीब इस राउंड अबाउट में वो एक पर मरला का प्लॉट सेल हुआ है ना। तो इन शॉर्ट कहने का पर्पस यही है कि वो जो लैंड है ना, चाहे आपने उसके ऊपर कोई प्रॉपर्टी अपना घर बना लिया, तो घर बनाने से घर डैमेज अगर हो गया तो वो प्रॉपर्टी की वैल्यू डी वैल्यू नहीं होगी। असल जो वैल्यू होती है वो होती है प्रॉपर्टी की। जो ऊपर आपने घर बनाया था वो तो पैसेज ऑफ टाइम के साथ वो भी डी वैल्यू हो जाता है। ठीक है, चीजें तोड़ फोड़ का शिकार हो जाती हैं, बाकी कुछ इक्विपमेंट अच्छा नहीं लगा होता, सो एंड सो। तो ये जो ऑप्शन समझी जाती है ये टेंजिबल एसेट्स में आती है। तो एक तो हमारे पास ये पांच पॉइंट क्लियर हो गया कि जब भी लैंड की वो बात करेंगे डेप्रिसिएशन की, हमने इसको इग्नोर करना है क्योंकि लैंड पे डेप्रिसिएशन नहीं होती। सेकेंड है बिल्डिंग, बिल्डिंग पे होती है। ठीक है, स्ट्रक्चर आर प्रेजेंटेड एट कॉस्ट प्लस कॉस्ट ऑफ परमानेंट इंप्रूवमेंट, बिल्डिंग आर डेप्रिसिएटेड एक्सपेंस्ड ओवर देयर एस्टिमेटेड यूजफुल लाइफ ना। फिर बिल्डिंग की अगर हम बात करें तो बिल्डिंग को जब हम बहुत ज्यादा यूज करते हैं तो यूज करने की वजह से जो उसकी यूजफुल लाइफ है वो आहिस्ता आहिस्ता कम होना स्टार्ट हो जाती है। जैसे इनिशियल स्टेज पे जब हम घर बनाते हैं आप बहुत ज्यादा केयर कर रहे होते हैं, लेकिन वही चीज जब कोई नई चीज आपके पास आती है आप बहुत केयर से रखते हैं, लेकिन जैसे वो आपको पता है ये आपकी है आप केयर करना छोड़ देते हैं। ठीक है, सेम एज इट इज बिल्डिंग के पर्सपेक्टिव में हो, ह्यूमन के पर्सपेक्टिव में हो, मोबाइल के पर्सपेक्टिव में, कोई भी आइटम जो आप इनिशियली परचेज करते हैं न्यूली, तो आप उसकी बहुत केयर करते हैं और फिर बाद में उसका केयर करना छोड़ देते हैं। लेकिन केयर ना भी करें आप, आपके पास वो एज इट इज न्यू ही रहे, उसके बावजूद जो होगा उसकी वैल्यू है वो डी वैल्यू होगी। ठीक है, एक्सेप्ट लैंड। उसके बाद मशीनरी की बात करें, जैसे मैंने आपसे कहा आपने आईफोन परचेज किया, घर आप आए, घर आके आपने देखा आपको मॉडल पसंद नहीं आया, आपने डिब्बा ओपन कर दिया था, आप वापस उसको वापस करने जाते हैं एक्सचेंज कर लें, तो वो आपको उस ओरिजिनल अमाउंट जिसपे आपने परचेज किया था वो रिटर्न नहीं करेगा। ठीक है, वो रिटर्न बैक नहीं करेगा, वो आपसे कुछ अमाउंट डिडक्ट करेगा। ठीक है, कि आपने पैकिंग को ओपन किया है उसके बाद आपसे रिटर्न करेगा। ठीक है, ओके। मशीनरी इज लिस्टेड एट हिस्टोरिकल कॉस्ट including delivery and installations, plus any material improvement that extend its life or increase the quantity or quality of services. Machinery is depreciated over its estimated useful life. Machinery जो है with the passage of time उसकी जो value है आस्ता आस्ता जब at the spot वापस हम करें तो हो जाती है, तो passage of time जो है जो कोई भी चीज आप यूज करें उसकी वैल्यू डी वैल्यू हो जाती है। ठीक है, उसके बाद कंस्ट्रक्शंस इन प्रोसेस। ठीक है, कंस्ट्रक्शन इन प्रोसेस का मतलब है कि कोई बिल्डिंग अगर आप तैयार कर रहे हैं तो वो भी आपकी लॉन्ग टर्म या टेंजिबल एसेट्स में शामिल होगी। इसमें अगर आप बात करें कंस्ट्रक्शन इन प्रोसेस represent cost incurred for project under constructions na. These costs will be transformed to the proper tangible assets to the proper tangible assets account upon completions of constructions. The firm cannot use these assets while they are under construction. Some analysis is directed at how efficiently the company is using operating assets. This analysis can be distorted by construction in process, since construction in process in classified as part of tangible assets provide this distortion. Classify constructions in progress under long-term assets others. ठीक है, तो जब भी लॉन्ग टर्म एसेट्स की बात करें हम उसको यूज नहीं कर रहे, अभी उसकी वैल्यू डी वैल्यू नहीं हो रही,
तो हम ये बात ऊपर ऑलरेडी कर चुके हैं कि लैंड की वैल्यू कभी भी डी वैल्यू नहीं होती। अब वो अंडर प्रोसेस है अभी, ठीक है ना, वो अभी बिल्डिंग की फॉर्म में आई है ना वो भी लैंड की फॉर्म में रह गई है। तो हम उसको एज अ लॉन्ग टर्म एसेट ट्रीट करेंगे, ठीक है। हम उस पर डेप्रिसिएशन चार्ज नहीं करेंगे जब तक कि वो कंस्ट्रक्ट होके तैयार ना हो जाए, हम उसको यूज करना ना स्टार्ट कर दें, ठीक है। उसके बाद बात होती है एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन की। accumulated depreciation का पता होगा कि विद द पैसेज ऑफ टाइम द वैल्यू ऑफ एन एसेट्स, ठीक है, वन डिक्रीज। तो जो वैल्यू ऑफ एसेट जितनी जितनी अमाउंट से डिक्रीज होती है उसे हम कहते हैं डेप्रिसिएशन ना, डी वैल्यू ऑफ द प्रोडक्ट ना। अच्छा, अब accumulated का मतलब है इकट्ठा, ठीक है, वो मंथली आप इकट्ठी करते जाए, एनुअली आप चार्ज कर लें, आपकी मर्जी है। आप जब ये भी मशीनरी के या डेप्रिसिएशन की बात, मशीनरी पे डेप्रिसिएशन की बात करते हैं या आप टेंजिबल एसेट्स पे डेप्रिसिएशन की बात करते हैं, तो आपने आज से पहले अकाउंटिंग में, कॉस्ट अकाउंटिंग में, एडवांस अकाउंटिंग में, फाइनेंशियल अकाउंटिंग में डेप्रिसिएशन के कुछ मेथड पढ़े हैं, ठीक है। डेप्रिसिएशन बेसिकली एक ऐसा प्रोसेस है ऑफ एलोकेटिंग द कॉस्ट ऑफ बिल्डिंग एंड मशीनरी ओवर द पीरियड बेनिफिट, जिसमें आप उनकी एलोकेट करते हैं कॉस्ट बिल्डिंग की और मशीनरी की, जिससे आप फायदा उठा सकते हैं फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। द डेप्रिसिएशन एक्सपेंस टेकन ईच पीरियड इज एक्यूमुलेटेड इज अ सेपरेट अकाउंट, ठीक है। हर साल की हर पीरियड की डेप्रिसिएशन अलग अलग कैलकुलेट की जाती है, फिर उनको कैरी फॉरवर्ड करके नेक्स्ट अकाउंट में, नेक्स्ट मंथ में फिर उसको फाइनली कंक्लूड किया जाता है। उसके बाद there is a number of depreciation method that a firm can use. Often a firm depreciations, often a firm depreciation an asset under the method of financial statement and other for income tax returns, ठीक है। The often wants to depreciate slowly of a financial statement because this result is the high and intimate income and highest asset balance, ठीक है। वो कह रहे हैं कि बहुत से मेथड हैं डेप्रिसिएशन के जो यूज हो रहे हैं, और कुछ फर्म्स तो ऐसी हैं कि जो जब उनको पता होता है ना कि अब इनकम टैक्स पे करना है हमने, तो वो क्या करते हैं, वो एट दैट टाइम पे जब टैक्स पे करने की बारी होती है उससे पहले फाइनेंशियल स्टेटमेंट में अपने टैक्स रेट को कम करने के लिए कुछ इस तरह के ट्रिक्स यूज करते हैं जिससे उनको टैक्स कम पे करना पड़े। पैसे तो उनके पास रहते हैं लेकिन अकाउंट्स में शिफ्टिंग कर देते हैं। तो जो तो उनके होल्ड में होती है एक चीज, वो है एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन। वो एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन मशीनरी की जो वैल्यू है वो बहुत ज्यादा डी वैल्यू कर देते हैं। उन्होंने आके इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने ये चेक नहीं करना होता, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने चेक करना था आपकी इनकम कितनी हुई है और आपने अपने इनकम पे पूरा टैक्स दिया है या नहीं दिया। तो वो इस चीज से बचने के लिए ना जब भी इनकम टैक्स पे करने की बारी आती है, वो अपने नेट प्रॉफिट में से एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन को डबल या कुछ एक्स्ट्रा चार्ज करके डिडक्ट करवा लेते हैं, और जैसे ही चार्ज हो जाता है उसके बाद उसको वापस अपनी रूटीन पे ले आते हैं। ये ट्रिक्स हैं जो हर कंपनी यूज करती है फॉर देयर ऑन बेनिफिट्स ना। तीन तरह के मेथड जो थे हम बार बार डिस्कस कर रहे हैं डेप्रिसिएशन के, वो कौन से हैं? फर्स्ट है द एसेट कॉस्ट, लेंथ ऑफ द लाइफ ऑफ द एसेट्स एंड द सेवरेज वैल्यू व्हेन रिस्ट्रिक्टेड द सर्विसेज। ये तीन चीजें हैं, अगर इन तीन चीजों का पता हो आपको तो आप इजीली डेप्रिसिएशन जो है वो कैलकुलेट कर सकते हैं। डेप्रिसिएशन को कैलकुलेट करने के 3 या 4 मेथड आपने पढ़े थे, सॉरी 5 थे, बट आप लोगों ने 2 पढ़े थे, स्ट्रेट लाइन, डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड। यहाँ पे आपके पास 3 या 4 डिस्कस होंगे, तो उसके अकॉर्डिंग आपने उसको उसके डेप्रिसिएशन को नोट डाउन करना होगा। अब सोचने की बात यह है कि हमने जब एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन को करना है तो क्या वो ऑलरेडी कैलकुलेटेड होगी, क्या हम खुद कैलकुलेट करेंगे? अब खुद कैलकुलेट करेंगे तो हम क्या अज्यूम करेंगे, हम किसको ट्रीट करेंगे एज एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन, ठीक है, किस मेथड को फॉलो करेंगे? तो वो सब के सब कुछ आपकी जो फाइनेंशियल रिपोर्ट है उसके अंदर गिवन होगा, ठीक है। वो बताया भी होगा, बैलेंस शीट के अंदर जो डेप्रिसिएशन चार्ज हुई है वो भी लिखी होगी। वो नीचे बताने का पर्पज है आपको पता होना चाहिए कितनी कितनी इसके एक्सपेंस थे, कितनी मशीनरी की वैल्यू थी, कितने साल, मतलब ये आप इस फार्मूले के थ्रू कैलकुलेट कर लें तो आपको आइडिया हो जाएगा कि इसी फार्मूले उसने कौन सा मेथड यूज किया, आंसर से पता चल जाएगा आपको। और इससे पता चल जाएगा जब आप बैलेंस शीट को देखेंगे, जब आप इनकम स्टेटमेंट को देखेंगे, तो आपको आइडिया हो जाएगा कि डेप्रिसिएशन की वैल्यू एग्जैक्टली है क्या जो ये चार्ज कर रहे हैं और किस मेथड के थ्रू कर रहे हैं। अगर एक डायग्राम को देखें 3.6, वो इंडिकेट करती है कि डेप्रिसिएशन मेथड यूज्ड फॉर फाइनेंशियल रिपोर्टिंग पर्पसेस for the survey of 2016 editions of accounting trend techniques. The most popular method was straight line. Many firms use more than one depreciation method. The following assumptions will be made to the straight sum depreciation method. कहते हैं बहुत ज्यादा यूज होने वाला जो मेथड है ना वो स्ट्रेट लाइन मेथड है।
एक तो वो स्ट्रेट है, दूसरा इजी टू कैलकुलेट है, ठीक है। दूसरी एक फिक्स्ड अमाउंट होती है कि जो उसमें से डेप्रिसिएट हो रही होती है मशीनरी की वैल्यू में से। अगर डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड को हम लोग करेंगे ना तो उसमें एक फ्लॉ आ जाता है। सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए दोनों में डिफरेंस क्या है। दोनों में डिफरेंस की अगर मैं बात करूं स्ट्रेट लाइन में और डिमिनिशिंग या रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड में, वो ये है कि जो आपकी होती है स्ट्रेट लाइन ना, उसमें जो डेप्रिसिएशन है वो प्रिंसिपल अमाउंट पे कैलकुलेट की जाती है। प्रिंसिपल अमाउंट का क्या मतलब है कि अगर कॉस्ट की वैल्यू 10,000 है ना, ठीक है, तो आपने 10,000 पे फर्स्ट ईयर के लिए 5 सालों की आपने डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करनी है, तो आपने 10,000 पे 5 ईयर्स के लिए आपने डेप्रिसिएशन कैलकुलेट कर, जो फार्मूला यहाँ पे स्ट्रेट लाइन के थ्रू गिवन है। अब डेप्रिसिएशन की अमाउंट फॉर एग्जांपल यहाँ पे जो निकली वो थी 1,000, ठीक है। अब आपने पहले साल भी 1,000 माइनस किया, अमाउंट बच गई 9,000। सेकंड टाइम भी आपने 1,000 माइनस किया 8,000, फिर थर्ड टाइम भी 1,000। तो इस तरह से आप करते गए तो आपके पास जो उसकी एंड वाली अमाउंट बच गई 5,000। अगर वो 10 ईयर्स के लिए होता तो आप उसमें से वो 5 को भी निकाल लेते, तो एंड में जो वैल्यू स्ट्रेट लाइन बचती है ना डेप्रिसिएशन की, दैट इज जीरो। जब जीरो बचती है, जबकि वो जो आपका प्लांट होता है, मशीनरी होती है, वो चल रही होती है, इसका मतलब है कि वो अपनी जो लाइफ उसकी एस्टिमेटेड थी वो बेनिफिट दे चुकी है। अब उसके एक्स्ट्रा बेनिफिट्स हम जो ले रहे हैं वो आपके फर्म के लिए बेनिफिशियल है, ठीक है, प्रॉफिट में जाएंगे आप फर्म के ना। ये नहीं होगा अगर उसको सेल भी कर देंगे तो जो उसकी इनकम आएगी वो एज अ प्रॉफिट जो है वो क्रिएट की जाएगी, ठीक है। रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड में हम लोग डेप्रिसिएशन का चार्ज करते हैं ऑन बुक वैल्यू, ठीक है। इस स्ट्रेट लाइन में हम लोग चार्ज करते हैं ऑन प्रिंसिपल अमाउंट, जबकि रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड में हम लोग डेप्रिसिएशन चार्ज करते हैं ऑन बुक वैल्यू। बुक वैल्यू क्या है? फर्स्ट ईयर की आपकी 10,000 कॉस्ट थी, उसमें से 1,000 माइनस किया, जो 9,000 बचा ना, ठीक है, जो 9,000 डेप्रिसिएशन को माइनस करने के बाद बचता है वो आपकी बुक वैल्यू है। अब फिर 9,000 पे आप 10% अप्लाई करेंगे, नाइन नाइन वो आ जाएगा आपके पास 900, उसको उसमें से माइनस किया 8,100। फिर आपने 8,100 पे आपने 10% लिया, 810 आप निकालेंगे। फिर इस तरह से आपने सो एंड सो डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड में आप करते हैं डेप्रिसिएशन चार्ज करते हैं ऑन ऑन योर बुक वैल्यू, बट स्ट्रेट लाइन में आप चार्ज करते हैं ऑन 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 देयर प्रिंसिपल अमाउंट ना। तो ये एक तरीकाकार है जिसके थ्रू क्या होता है, जो फर्म्स हैं वो अपने जो एसेट्स हैं उनकी जो डेप्रिसिएशन की वैल्यू उसको कैलकुलेट करते हैं और उसको एड्रेस करते हैं इन बैलेंस शीट में, ठीक है। अब ये एक एग्जांपल है। अब जो मैंने समझाया है अगर तो समझ आ गई है आपको, तो आप जो हैं इसको जरा ध्यान से देखिएगा। कॉस्ट ऑफ एसेट है 10,000, एस्टिमेटेड लाइफ ऑफ 5 ईयर, रेजिडुअल वैल्यू है उसकी, सेवरेज वैल्यू जितनी उसकी यूज हो चुकी है 2,000 है। एस्टिमेटेड टोटल और ऑफ यूज, कितनी देर वो उसको इस्तेमाल मशीनरी को होती है 16,000 और ना। ओके, अब हम दो तरह के मेथड है, पहले हम बात करते हैं स्ट्रेट लाइन मेथड की। स्ट्रेट लाइन मेथड में आप देखिए आपके पास अमाउंट गिवन है, कॉस्ट आपके पास गिवन है 10,000, एवरेज वैल्यू आपके पास है 2,000, एस्टिमेटेड लाइफ है 5 ईयर, और एनुअल डेप्रिसिएशन कितनी निकली आपके पास $1,600, ठीक है। अब आपने क्या करना है, स्ट्रेट लाइन को अगर आप पढ़ें तो स्ट्रेट लाइन मेथड रिकॉग्नाइज डेप्रिसिएशन इज इक्वल अमाउंट over the estimated life of an assets. Compute depreciation using straight line method is as follows. मैंने आपको कहा कि ये जो स्ट्रेट लाइन डेप्रिसिएशन होती है ये हमेशा चार्ज की जाती है प्रिंसिपल अमाउंट। प्रिंसिपल अमाउंट कैसे चार्ज की जाती है जब आप प्रैक्टिकल करेंगे तो फिर मैं आपको बताऊंगी कि किस तरह से उसके ऊपर चार्ज हो जाती है, ठीक है, फॉर 5 ईयर्स के लिए। अच्छा, 1,600 डेप्रिसिएशन अमाउंट वुड बी रिकॉग्नाइज्ड ईच ईयर ऑफ द 5 ईयर लाइफ ऑफ द एसेट, डू नॉट डेसिप्रेट ये डेप्रिशिएट द एवरेज वैल्यू। डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड या डिक्लाइनिंग बैलेंस मेथड या रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड, तीन तरह के नाम होते हैं उसके। इसमें क्या होता है कि जो डेप्रिसिएशन है ना वो स्ट्रेट लाइन की तरह कैलकुलेट नहीं होती, बल्कि ये जो डेप्रिसिएशन है ये कैलकुलेट होती है ऑन बुक वैल्यू, ठीक है। बुक वैल्यू का मतलब क्या है, कॉस्ट जितनी 10,000 है उसमें से एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन फर्स्ट ईयर की 1,000 माइनस की, अमाउंट बाकी जो बची आपके पास 9,000 बचा, वो जो 9,000 आपके पास बचा वो उसके ऊपर फिर आप चार्ज करेंगे नेक्स्ट 10%, चार्ज किया तो आपके पास आ गया 900, फिर जो उसको माइनस करने के बाद 810 बचा, फिर 810 पे आपने 10% अप्लाई करना है। तो ये मेथड होता है जिसके थ्रू आप लोग क्या करते हैं, इसको कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। ओके, उसके बाद हम लोग बात करते हैं इसके फार्मूला की, कि इसको फार्मूला क्या है, 1 ओवर एस्टिमेटेड लाइफ ऑफ एसेट्स मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय अमाउंट एट बिगनिंग ऑफ द ईयर, तो वो इक्वल होगा एनुअल डेप्रिसिएशन के, ठीक है। इसको हमने कैलकुलेट किया, ये देखिए आप जैसे
5 ईयर आपने बना लिया, कॉस्ट 10,000 ही है, ठीक है। फर्स्ट डेप्रिसिएशन आपने कैलकुलेट की, आपके पास आ गई, आपके पास जो ओरिजिनल अमाउंट है वो, ठीक है। और सेकंड डेप्रिसिएशन आपने कैलकुलेट किया, आपके पास 4,000 आई। 10,000 में से 4,000 आपने माइनस किया, आपके पास आ गया 6,000, ठीक है। फिर 6,000 जो अमाउंट आपके पास आई, इसके ऊपर आपने डेप्रिसिएशन चार्ज की, जो आपके पास अमाउंट बच गई वो यहाँ पे आ गई। मतलब अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन का मतलब आप प्रीवियस डेप्रिसिएशन को उसके अंदर ऐड करते जाएं, तो फाइनल आपके पास डेप्रिसिएशन बचेगी, दैट इज योर फाइनल डेप्रिसिएशन, जो कि आप चार्ज करेंगे स्ट्रेट लाइन के थ्रू या डिमिनिशिंग रिटर्न्स मेथड के थ्रू, विच एवर द कंपनीज फॉलो, ठीक है। डेप्रिसिएशन ईयर है फॉर ये अमाउंट एट द एंड ऑफ ईयर जो दी हुई है यहाँ पे, ये आप खुद अपने हाथ से न्यूमेरिकल करेंगे, फिर आपको ज्यादा क्लियर होगा। तो थर्ड मेथड यूज होता है, बहुत कम यूज होता है ये, बहुत ही हाईली क्वालिफाइड जो कंपनीज हैं वो इस मेथड को यूज करते हैं, जिनकी नेट इनकम टू मच हो, ठीक है। नॉर्मल जो कंपनीज हैं वो इसको अवॉइड करती हैं, नॉर्मल कंपनी जो ज्यादा फोकस करती हैं स्ट्रेट लाइन पे करती हैं। और मे भी जब आप अपनी फर्म्स के अकॉर्डिंग देखें, नेस्ले को निकाल दें, आदमजी इंश्योरेंस कंपनीज को निकाल दें, इस तरह से 2-3 कंपनीज और हैं, वो जो है वो ये मेथड यूज करती हैं। बाकी जितनी भी कंपनीज हैं वो ज्यादा स्ट्रेट लाइन मेथड को यूज कर रही होती हैं। अच्छा, इस मेथड में हम लोग क्या करते हैं, द सम ऑफ द ईयर डिजिट्स मेथड इज एन accelerated depreciation method. The depreciation expenses decline steadily over the estimated life of an asset. This method take a friction each year time the cost less average value. अगर आप इसको पढ़ना फार्मूला पे आ जाएं तो सेम वही बात जो उन्होंने ऊपर की है वो फार्मूला में लिखी है कि रिमेनिंग नंबर ऑफ ईयर ऑफ लाइफ, कि अगर 5 साल हमने इसको यूज किया, उसकी वैल्यू 10,000 है 10% पे, तो रिमेनिंग जो 5,000 रह गया वो किधर जाएगा, ठीक है। वो किस अमाउंट से चार्ज होगा, क्या फिक्स अमाउंट आपने चार्ज की हुई थी, तो आपने जो रिमेनिंग नंबर ऑफ ईयर उसके लाइफ के रह गए वो लिखेंगे। उसके बाद सम ऑफ डिजिट्स रिप्रेजेंटिंग द ईयर ऑफ लाइफ, ठीक है। कौन से मतलब ईयर, उसकी लाइफ ड्यूरेशन कितनी है, उन्होंने 5 ईयर्स बताया हुआ था, तो हम भी हमें 5 ईयर्स लिखेंगे। मल्टीप्लाई इसको करेंगे कॉस्ट में से एवरेज वैल्यू जो उन्होंने दी होगी, तो आपके पास वो एक डेप्रिसिएशन आएगी ना, दैट इज योर सम ऑफ द ईयर डिजिट्स मेथड, ठीक है। नीचे उन्होंने दी भी हुई है। अब यहाँ पे देखिए सम ऑफ द डिजिट रिप्रेजेंटिंग ऑफ द ईयर 5, अब 5 ईयर्स थी तो आपने सम करना उन डिजिट्स का 1 2 3 4 एंड 5, जबकि ऊपर दोनों मेथड में हम सम नहीं कर रहे थे, ठीक है। आपके पास 10,000 थी, एवरेज वैल्यू 2,000 थी, आपने इसको कैलकुलेट किया और सॉल्व कर लिया। उसके बाद हम लोग बात कर लीजेस की, तो ये है बेसिकली ये ऑपरेटिंग लीज और कैपिटल लीज के बारे में बात कर रहे होते हैं। इसमें जो ऑनर होता है ना खुद अरेंज करता है कैपिटल को, या फिर अदरवाइज लीज पे या लोन पे एट क्रेडिट पे जो है ना वो अपने शेयर को इशू करके वो कलेक्ट कर लेता है फॉर द परचेज ऑफ लॉन्ग टर्म एसेट्स ना। तो ये भी जब ये टर्म आएगी तो आप इसको ट्रीट करेंगे एज अ लॉन्ग टर्म एसेट्स ना। इसका सेकंड नाम है अमोर्टाइजेशन। अमोर्टाइजेशन जो सेकंड नाम होता है डेप्रिसिएशन का। एक डेप्रिसिएशन इटसेल्फ सेपरेट है, अमोर्टाइजेशन का वर्ड हो वो भी आप जो है वो फिक्स एसेट्स में ट्रीट करेंगे, और लीजेस का वर्ड हो तो भी आप फिक्स एसेट्स में ट्रीट करेंगे। अब प्रॉपर्टीज क्या है, डेप्रिसिएशन को कैसे ट्रीट किया गया है बैलेंस शीट के अंदर। करंट एसेट्स पे हम लोग बात कर चुके थे, करंट एसेट्स में कोई ऐसी चीज नहीं है कि जो हमने डिस्कस ना की हो। अच्छा, उसके बाद अगर हम लोग बात, अब आज हम लोग जो बात कर रहे हैं सॉरी फिक्स एसेट्स की, तो उसमें हमने पहले बात की किसके बारे में, टेंजिबल एसेट्स के बारे में। टेंजिबल एसेट्स में मैंने आपको कहा था कि टेंजिबल एसेट्स में आपकी मशीनरी शामिल है, टेंजिबल एसेट्स में आपके प्लांट शामिल है, टेंजिबल एसेट्स में आपकी बिल्डिंग शामिल है, इक्विपमेंट शामिल है। तो ये जब 4-5 चीजें यहाँ पे लिखी हुई हैं, ये सारी आपकी क्या है, ये सारी की सारी आपकी टेंजिबल एसेट्स है, उसकी अमाउंट लिख ली। अब इसमें आप सेपरेटली जो है ना वो डिटेल भी बता सकते हैं, ठीक है। उसके बाद जो बात हुई है वो गुडविल की। कंपनी की जो गुडविल होती है ये इनटेंजिबल एसेट्स है, और इनटेंजिबल एसेट्स जो हमेशा होता है वो फिक्स एसेट्स होता है, उसको हम फिक्स एसेट के तौर पे ट्रीट करेंगे। डेफर्ड इनकम टैक्स, डेफर्ड इनकम टैक्स का वर्ड आ जाए तो ये फ्यूचर में जो इनकम टैक्स हमने पे करना होता है, और जो ये कंपनीज होती हैं क्योंकि ये एनुअली पे करती हैं, तो ये 1 ईयर का होगा तो हम इसे कहें विद इन 1 ईयर तो हम कहेंगे करंट एसेट्स है। आफ्टर 1 ईयर आप पे करते हैं तो फिर ये क्या होगा, लॉन्ग टर्म एसेट्स में कंसिडर्ड होगा। उसके अलावा अदर कुछ फिक्स एसेट्स होंगे वो डिस्कस कर लिए गए हैं। अब यहाँ पे देखें, जो बिल्डिंग की बात हुई, प्रॉपर्टी की बात हुई, टेंजिबल एसेट्स की बात हुई फर्स्ट पार्ट में, वो चीज यहाँ पे अलग अलग मेंशन कर दी गई है, ठीक है। मशीनरी जो है इतने सालों के लिए है, ये मशीनरी इक्विपमेंट इतने सालों के लिए है, प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट को अलग अलग ट्रीट किया गया है, अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन को अलग से प्रॉपर्टी के फॉर्म में ट्रीट किया गया है, ठीक है। अच्छा, प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट की जो डीलिंग की गई है वहाँ पे जो फाइनल अमाउंट लिखी गई है दैट इज 288.2। वहां पे जाए ना जरा आप, ये देखें
288.2, ये 288.2 आई कहाँ है, इसके पीछे काफी वर्किंग हुई है, ठीक है। वर्किंग किस तरह से ये आप खुद करेंगे, वर्किंग कंपनी के अकॉर्डिंग। आपको पता है लैंड इतने की थी, बिल्डिंग इतने की थी, कंस्ट्रक्शन जो उस पे चार्जेस हुए वो इतने के थे, ठीक है। तो टोटल हमारे पास बन गए इतने। अब उस टोटल में से जो ये अमाउंट आई है, इस टोटल में से एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन को आपने माइनस करना है, ठीक है। डेप्रिसिएशन के वो बताए होंगे कितने परसेंट है, कितने ईयर के लिए है आपकी कंपनी की रिपोर्ट में, वो आप माइनस करेंगे। जो फाइनल आपके पास अमाउंट बच जाती है, आप ये कहेंगे प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट की जो नेट वैल्यू मेरे पास बकाया बची है वो ये है, और इसको आप ट्रीट करेंगे एज अ प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट, ठीक है। आगे इन्वेस्टमेंट्स की बात हुई है, शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट होगी तो करंट एसेट्स में आएगी। अगर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स है जैसे स्टॉक्स वगैरह में, मुख्तलिफ कंपनीज के बॉन्ड्स वगैरह में, कुछ लोग शॉर्ट टर्म पीरियड के लिए करते हैं, फॉर विद इन 1 ईयर विड्रॉ करवा लिए, प्रॉफिट निकाला। कुछ लॉन्ग टर्म, जो लॉन्ग टर्म के लिए करते हैं उनके वो बड़े इन्वेस्टर्स होते हैं, और उनका पर्पज यही होता है कि ज्यादा प्रॉफिट को अपने मैक्सिमाइज किया जाए, स्केयर्स ऑफ जो हमारे पास मनी है उसको मैक्सिमम यूटिलाइज किया जाए। तो उसका जो ज्यादा इंटरेस्ट उनको होता है वो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स की तरफ होता है, ठीक है। वो मेच्योरिटी बॉन्ड जो होते हैं, ये मेच्योरिटी सिक्योरिटीज होती हैं, उसको हेल्ड करते हैं। ये सरप्राइज बॉन्ड परचेज किए आप, 20 ईयर 30 ईयर्स 40 ईयर्स हो चुके होते हैं, आप मर जाते हैं लेकिन वो बॉन्ड्स बड़े होते हैं, ठीक है। तो इस तरह की सिचुएशन में ये जो इस तरह की इन्वेस्टमेंट्स होती हैं वो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स में आएंगी। बॉन्ड से मुझे याद है अभी लेटेस्टली डिबेट हुई है पिछले गवर्नमेंट के रूल्स के मुताबिक 2 वीक्स या 3 वीक्स बिफोर, जो 10,000 और 15,000 के प्राइस बॉन्ड थे ना, वो बंद हो गए हैं पीछे से आना, ठीक है। ये भी लेटेस्टली उनकी अपडेट थी, मैंने उनकी वेबसाइट पे ही पढ़ी थी। लेकिन अब जो बच चुके हैं बकाया वो 7,500 के ज्यादा हैं, 750 के हैं, 1200, मतलब इस तरह के रेशो के हैं, लेकिन मैक्सिमम जो है वो 7,500 के हैं। तो बाकी जितने भी हैं वो गवर्नमेंट यही रिक्वेस्ट कर रही है कि जिनके पास हैं वो उनको जमा करवा के अपनी मनी जो है वो कलेक्ट कर लें, ठीक है। अगर किसी के पास है तो बेशक आप दे दें, अगर नहीं है तो फॉर योर इंफॉर्मेशन इसको अपने माइंड में रखें, ठीक है। कोई पूछ भी सकता है, 10,000 15,000 के प्राइस बॉन्ड जो है वो आना बंद हो गए हैं और उनकी कुरंदाजी भी नहीं होगी। इंटेंजिबल एसेट्स की बात करें, ठीक है। इंटेंजिबल एसेट्स में दो ही चीजें आपकी, ये गुडविल है या ट्रेडमार्क है, ठीक है। तो इनको आप जो है इंटेंजिबल एसेट्स के तौर पे ट्रीट करेंगे। अच्छा, अब यहाँ पे देखें लॉन्ग टर्म सिक्योरिटीज एसेट्स ईच एंड एवरीथिंग यहाँ पे मेंशन है। अच्छा, अब यहाँ पे इन्वेंट्री सब, यहाँ तक तो हमारे पास करंट एसेट्स है। करंट एसेट्स के बाद हमने अलग अलग उसकी डिस्ट्रक्शंस में करी, मशीनरी इक्विपमेंट वगैरह ईच एंड एवरीथिंग। अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन को माइनस किया, जो अमाउंट आपके पास बच गई, ठीक है। उस अमाउंट में लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट और पेटेंट, मतलब ये जो आपने अभी किया ना इंटेंजिबल एसेट्स, इनको भी इंक्लूड कर लिया और आपके पास फाइनल एक चीज आ गई। जो पीछे हमने किया था टेंजिबल एसेट्स की ट्रीटमेंट, वो यहाँ तक थी, ठीक है। टेंजिबल एसेट की ट्रीटमेंट करने के बाद आपके पास एक एसेट्स की अमाउंट आ गई थी। लेकिन अभी जब हमने इंटेंजिबल एसेट्स की भी डीलिंग की, और इंटेंजिबल एसेट्स हमारे हमेशा लॉन्ग टर्म एसेट्स में आते हैं, तो फिर उसको भी हमने एंटर किया और फाइनल हमारे पास ये आपके पास आपका बैलेंस आया, ठीक है। अभी लायबिलिटी साइड पे नहीं जा रहे, अभी हम सिर्फ और सिर्फ एसेट साइड की बात कर रहे हैं। समरी ऑफ सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग एंड रिपोर्टिंग पॉलिसीज। अच्छा, आप मुझे बताएं, यहाँ तक किसी को मसला है तो पहले डिस्कस कर लें, फिर हम आगे जाते हैं जी। नो मैम। अच्छा, यहाँ तक जो इंटेंजिबल एसेट्स में एक तो गुडविल की बात हो गई, दूसरी पेटेंट की बात होगी, तीसरी ट्रेडमार्क की बात होगी, चौथी फ्रेंचाइजीज, ठीक है। फ्रेंचाइजीज जो मुख्तलिफ कंपनी जो है वो ऑपरेट कर रही होती हैं। अब फ्रेंचाइजीज हम फिजिकली तो देख सकते हैं, लेकिन वो कितनी उसकी वैल्यू वो हम मेजर नहीं कर सकते। कॉपीराइट, किसी को वो यूज करने का कॉपीराइट, वो कितना कॉपीराइट दिया है उसने, तो इसको हम कोई स्पेसिफिक टर्म में मेजर नहीं, जिन चीजों को हम मेजर नहीं कर सकते ना, तो वो आपकी इंटेंजिबल में आता है। तो इस तरह की कोई भी टर्म आ जाए तो आप सबसे पहले अपने करंट एसेट्स को एक्सरसाइज में इंपोर्ट करेंगे, उसके बाद फिक्स एसेट्स में सबसे पहले आप टेंजिबल एसेट्स को करेंगे, उसमें से क्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन जितनी भी होगी उसको माइनस करेंगे। उसके बाद आप ट्रीटमेंट लेंगे अपने इंटेंजिबल एसेट्स का, जिसमें आपके पास पेटेंट है, कॉपीराइट है, फ्रेंचाइजी है, गुडविल है, ये जो 5 एलिमेंट है इसको, ठीक है। अब इंटेंजिबल की बैलेंस शीट अगर आप कंप्लीटली देखें, कंप्लीटली ट्रीटमेंट उनका, सबसे पहले यहाँ तक अगर आप आ जाए वर्किंग प्रोग्रेस, अब देखें सप्लाईज वगैरह जो अलग अलग था ना, उनको कंबाइन कर लिया। पहले खाली इन्वेंट्रीज के नाम से था, अब फिनिश गुड्स कितनी है, वर्किंग प्रोसेस कितनी है, रॉ मटेरियल कंबाइन भी आप कर सकते हैं जैसे इन्होंने किया हुआ है, ठीक है। ऊपर जो हमने किया था वो कंबाइन सेपरेटली कर रहे हैं, यहाँ पे एक ही बात इन्वेंट्रीज के नाम से एक अमाउंट जनरेट करते हैं। सेपरेटली दरमियान में करेंगे तो आपकी गलती के चांसेस कम होंगे, तो कोई चीज स्किप तो नहीं हुई, ठीक है। तो बार बार आप कैलकुलेट ही करते रहेंगे। टोटल इन्वेंट्रीज आ गई आपके पास, अदर तो ये टोटल जो अमाउंट आपके पास आ गई, ये आपके आगे करंट एसेट्स, ठीक है। करंट एसेट्स के बाद
आपने पहले लिखा अपनी फिक्स एसेट्स के बारे में, फिक्स एसेट्स के बारे में लिख के एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन को माइनस किया। एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन को माइनस करने के बाद आपके पास जो अमाउंट बची, ठीक है, उसमें आपने जो इनटेंजिबल एसेट्स थे, जैसे गुडविल था, पेंशंस या पोस्ट पेड बेनिफिट्स, प्रीपेड पेंशंस और पोस्ट पेड बेनिफिट्स थे, या अदर जो एसेट्स थे, उनको आपने इसमें ऐड किया, ठीक है। और ऐड करने के बाद जो फाइनल आपके पास अमाउंट आई वो ये थी। अभी हम सिर्फ और सिर्फ बैलेंस शीट की एसेट साइड की बात कर रहे हैं, हमने बैलेंस शीट की लायबिलिटी साइड की बात नहीं की, ठीक है। अब ये एसेट साइड आपकी ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुकी है। अब आपने कोई क्वेश्चन पूछना है तो वो मुझसे पूछ सकते हैं। ये आप आगे जो नेक्स्ट ये जो कैलकुलेशन हुई है ये आप खुद देखेंगे, पेज नंबर, अदर कुछ अदर एसेट्स भी होते हैं, पेज नंबर आपके पास यहाँ पे 107, ठीक है। लाइबिलिटी से ऊपर ऊपर तक आप ये चैप्टर बड़े थारोली खुद पढ़ेंगे और कोशिश करेंगे कि इसके अंदर कोई भी पॉइंट जो आपको समझ ना आ रहा हो कहीं पे, वो आप वेरी नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। और नेक्स्ट क्लास के असाइनमेंट मैंने आपको दे दी हुई है, ठीक है। असाइनमेंट क्या है, मैं एक दफा आपको मिलर ट्रैक्टर की जो रिपोर्ट का हम ओपन नहीं कर सके वो मैं ओपन करके आपको दिखाती हूँ। यहाँ तक किसी को इशू है तो मुझसे बात करें। मैम मुझे एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन सही समझ नहीं है। अक्यूमुल एक होता है कि आपने मंथली कैलकुलेट की उसको उसमें से माइनस कर दिया, एक होता है अक्यूमुलेट इकट्ठा करते जाना, मंथली आप इकट्ठे करते जा रहे हैं और एनुअली एक ही दफा आपने उसमें से उसको डिडक्ट कर लिया, ठीक है। अक्यूमुलेटेड का मतलब होता है इकट्ठी, कंबाइन करते हुए पूरे मंथ की, पूरे 12 मंथ्स की आपने कंबाइन कर दी और एक ही दफा एनुअली उन 12 मंथ्स की कैलकुलेट करके तो एक ही दफा उसमें से माइनस कर दी, ठीक है। क्योंकि रिपोर्ट्स एनुअल बेसिस में बनती है ना, क्वार्टरली बेशक रिपोर्ट्स बन रही होती हैं, कुछ कंपनीज डिस्क्लोज करती हैं वेबसाइट पे, कुछ नहीं करती। आपने भी, आपकी कंपनी क्वार्टरली बनाएगी, 4 क्वार्टर्स के बाद चारों क्वार्टर्स के डेप्रिसिएशन को ऐड करेगी, फाइनल उस एसेट्स में से उसको माइनस कर देगी, ठीक है। अच्छा, ये है आपके पास रिपोर्ट मिलर ट्रैक्टर की 2018 की, ठीक है। अच्छा, जो मिलर ट्रैक्टर में है वो तो देखें, फर्स्ट पेज तो यही है ना इसका, लेकिन आप एनुअल रिपोर्ट नहीं करेंगे, ठीक है। आप इसको इतना इतना क्रॉप कर लें, ठीक है। ये एनुअल रिपोर्ट अटेनिंग ये चीज ना आए आपके दरमियान में, पिक्चर्स को इस तरह से क्रॉप करें कि पिक्चर ब्लर भी ना हो। अच्छा, ये वाली चीज भी आप क्रॉप कर दें नीचे से, ये जो डायग्राम है ये क्रॉप कर दें। इसकी जगह कोई 3-4 जो इसकी इसी के वेबसाइट पे जाएं या इमेजेस में जाएं गूगल के, तो वहां से आपको डिफरेंट किस्म की पिक्चर्स यहाँ पे सेट कर दें, ओके। ये आपको करने की जरूरत नहीं है। हम लोग इसकी बेसिक चीज़ों की तरफ आते हैं कि जो आप नेक्स्ट अपनी जो रिसर्च वर्क है वीक आएगा उसमें आप उसको कवर अप करें और वीक की छुट्टियों में करें ताकि आपका प्रोजेक्ट जो है क्लोज टू नियरेस्ट पहुंच सके। अच्छा, ये चीज़ आप बता सकते हैं फाइनेंशियल हाइलाइट्स। अब फाइनेंशियल हाइलाइट्स अब ये देखें, ये 17 और 18 की है। आपने जब फाइनेंशियल रिपोर्ट डाउनलोड करनी है ना, किसकी, 20 की, तो 20 के अंदर 19 और 20 दोनों की हाइलाइट्स होंगी, तो ये हाइलाइट्स आपको मिल जाएंगी यूनिवर्सिटी उसकी वेबसाइट पे भी। अगर वेबसाइट पे 5 सालों की मिल जाती है तो बहुत बेहतरीन है, अगर 5 सालों की हाइलाइट्स नहीं मिलती तो ये पेज आप खुद भी बना सकते हैं। आप यहाँ पे 15, 16, 17, 18, 19, 20 5 सालों की बना सकते हैं और 5 सालों की एक एक दफा बनाएं, यहाँ पे कंबाइन कर लें एक ही दफा नीचे 5 साल, ठीक है। लाइंस लगाते जाए सबके नीचे और यहाँ पे इस तरह से आप ईयर लिखते जाएं और इसी तरह से सेल रेवेन्यू कितना हुआ, प्रॉफिट कितना हुआ, वो मेंशन होगा उसकी बैलेंस शीट के अंदर। आपने वहां से कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट करते जाना है। आपकी थोड़ी डिफरेंस हो जाएगा, यहाँ पे 2 ईयर्स का कंपैरिजन है क्योंकि ये 18 की है तो 18 में 19 17 के साथ कंपैरिजन किया हुआ है। इसी तरह से जब ये होगी 20 की तो उसमें 19 और 20 का किया होगा। तो आप पांचों जब रिपोर्ट्स डाउनलोड कर लेंगे ना तो वहां पे हर रिपोर्ट के अंदर ये चीज गिवन आएगी। आप 17 की, आप यहाँ से 17 कॉपी कर लें, फिर 18 की कॉपी कर लें, फिर 19 20 वाले पे जाएंगे तो 19 20 की है वो भी कॉपी कर लें। तो आप ये 5 यूं करके बनाएंगे, अपनी अपनी हर एक कंपनी अपनी अपनी कंपनी के अंदर ये पहले जो आपकी फाइनेंशियल हाईलाइट्स हैं ये होंगी। 15 में कितना थी सेल, 16 में, ये सेल से ही हमें बहुत कुछ आइडिया हो जाता है, देखते सारी इंडिकेशन मिल जाती है। जब हम रेशो एनालिसिस में जाएंगे ना फिर मैं आपको बताऊंगी कि सेल से किस तरह से इंडिकेशन मिलता है उसकी इंटरप्रिटेशन के अंदर। तो आपका पहला काम जो है, जो जो कंपनी सेलेक्ट की है वर्ड के ऊपर आपने बनानी है। फॉन्ट साइज इसका होना चाहिए 12, टाइम न्यू रोमन होना चाहिए, ठीक है। और स्पेस जो होनी चाहिए वर्ड्स में, लाइन स्पेसिंग 1.5 रखनी है आपने, ठीक है। ये कुछ इंस्ट्रक्शन है, इसको फॉलो करना है। 2 वीक्स है, 2 वीक्स में बहुत ध्यान से ये काम करना है। फाइनेंशियल हाइलाइट्स 5 सालों की लिख लेंगे आप, मेरी इस बात को समझ रहे हैं जो मैंने भी समझाई है आपको, 5 सालों की हाइलाइट्स लिख लेंगे, ठीक। सर
हाँ 5 कंपनीज को जब आप डाउनलोड करेंगे ना, तो हर एक कंपनी जो 18 में 17 और इसकी है, 17 की डाउनलोड करेंगे 17 और 16 की होंगी, 16 की डाउनलोड करेंगे 16 और 15 की होंगी। तो आपने उन 5 कंपनीज की जो हाईलाइट्स है वो निकाल लेनी है। वो इस फॉर्म में यहाँ पे 2 लिखा हुआ है, आपने यहाँ पे पूरी 5 के हिसाब से लिख लेनी है, ठीक है। अब एक फाइनेंशियल हाईलाइट्स में 5 ये बना दें। वो जो जी जी। मैम आपने जो रिक्वायरमेंट्स बताई हैं कि लाइन स्पेसिंग कितनी होनी चाहिए, वर्ड साइज इतना होना चाहिए, वो एक बार फिर बता दें। लैंग्वेज आपने टाइम न्यू रोमन यूज करनी है। फॉन्ट साइज आपका 12 होना चाहिए। मेन बड़ी हाइडिंग्स के लिए जो टाइटल है उसके लिए 14, और बाकी जितनी भी आप राइटिंग करेंगे वो 12 में करेंगे। जो आपकी मेन जो हाइडिंग है वो बोल्ड फॉर्म में होगी। उसके अलावा लाइन स्पेसिंग आपकी 1.15 कर लें या 1.5 कर लें, एक ही रखेंगे, बल्कि आप 1.5 पूरी क्लास रख लें, ठीक है। और उसके अलावा मैंने आपको क्या बताया है, बस यही चीज बताई है। और जस्टिफाई आपने करना है अपने पैराग्राफ को, ठीक है। जस्टिफाई की ऑप्शन होती है एक लेफ्ट साइड पे, राइट साइड पे, सेंटर में। आपने जस्टिफाई स्टेटमेंट के फॉर्म में बनाना है। ये ना हो कि एक लाइन आपकी आगे जा रही है, एक लाइन आपके पीछे जा रही है, प्रॉपर फॉर्मेट के अंदर आपने बनाना है। और ये जो हाइलाइट्स आप फाइनेंशियल हाइलाइट्स लिखेंगे तो ये देखें सबकी फाइनेंशियल हाइलाइट्स हैं। डिविडेंड पर शेयर कितना निकला है, डिविडेंड पे आउट परसेंटेज कितनी निकली है, ये हर कंपनी की वेबसाइट के ऊपर लिखी होगी रिपोर्ट की स्टार्टिंग पे। तो आपने 5-5 कंपनीज का 5-5 सालों का ये बनाना है, क्योंकि ये तो 2 सालों का कंपैरिजन ना रिपोर्ट बनी है, और हमने यही रिपोर्ट कितने सालों के लिए बनानी है, 5 सालों के लिए, 5 ईयर्स के लिए। तो आप 5 ईयर्स के मुताबिक ये सारा काम करेंगे। एक तो काम आपका ये हो गया, ठीक है। रिपोर्ट आपने बनाई होगी, कॉपी पेस्ट करना है, बहुत ध्यान से करना है स्टार्टिंग पे। तो पहला जो इंप्रेशन आपका जाना है वो ये जाना है, ठीक है। ये अब सबको क्लियर है, मुझे दोबारा बताने की जरूरत तो नहीं होगी। ओके मैम। ओके, किसी को समझ नहीं आएगा तो रिकॉर्डिंग अपडेट मैं आज कर दूंगी। आज उम्मीद तो है, लैपटॉप मेरा काफी हद तक बेहतर हो गया आज। तो आज मैं आपकी जितनी भी रिकॉर्डिंग मेरे पास रिकॉर्ड है वो मैं आज आपके यूट्यूब चैनल पे अपलोड कर दूंगी। आईडी और पासवर्ड आप मैनेजमेंट से कलेक्ट कर लें और इसको सुनना स्टार्ट करें। कंटेंट का टेबल आपका भी होगा सेम एज इट इज जैसे ये दिया होगा, कुछ चेंजिंग इसमें नहीं होगी, ठीक है। कंटेंट में पहले वीएन एंड मिशन स्टेटमेंट लिखेंगे, कॉर्पोरेट के बारे में इंफॉर्मेशन लिखेंगे, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स कितने हैं, कमेटी मेंबर्स कितने हैं, मैनेजमेंट कमेटी, हर एक कंपनी की स्टार्टिंग पॉइंट्स आपका सेम आएगा। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के बारे में आप यहाँ पे लिख सकते हैं, लेकिन ये आपने एक ही पेज पे है, आपने ये अलग सेपरेटली नीचे वाले पेज पे लिखना है, ठीक है। एक पेज पे ये ऊपर वाली बात, नीचे ये नीचे वाली बात लिखेंगे। अच्छा, उसके बाद ग्रुप कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट लिखने की जरूरत नहीं है, अदर भी लिखने की जरूरत नहीं है आपको। अब आप आ जाए बीएन मिशन स्टेटमेंट पे। अब सीक्वेंस आपने यही वाला रखना है कि जो आपने कंटेंट में दिया होगा। कंटेंट का मतलब है सिर्फ एक पेज पे कंटेंट हो। ये नीचे वाला जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट है ये अलग पेज पे नीचे वाले पे होगी। फाइनेंशियल स्टेटमेंट जब आप लिखेंगे अलग पेज पे लाएंगे, तो नीचे आप जब जाएंगे ना वेबसाइट पे गूगल की, मिलर ट्रैक्टर की, तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट लिखेंगे, गूगल पे लिखेंगे और उसके इमेजेस में जाके फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के इमेजेस मिल जाएंगे आपको। जो क्लियर इमेज होगा वो बेशक कॉपी करके साथ इसके नीचे वो भी पेस्ट करते हैं, ठीक है। अच्छा, उसके बाद ये आपने नहीं लिखना, फिर आपने वीएन लिखना है। अब वीएन के लिए ये देखें, वीएन के पीछे जो बैकग्राउंड है, बैकग्राउंड आप चेंज कर दे बेशक, ठीक है। इस तरह से बैकग्राउंड चेंज करके प्यारा सा वीएन को कॉपी पेस्ट करना है। वीएन को इन्वर्टेड कॉमर्स में लिखना है और कॉपी पेस्ट करना है, ताकि जब कॉमर्स में लिखेंगे तो प्लेजरिज्म नहीं आता, ठीक है। ये वो बात जो किसी ने कही हो, आपने नरेट करनी हो, एज इट इज लिखनी पड़ती है, इसमें चेंजिंग नहीं हो सकती, इसको आप एज इट इज ही लिखेंगे। उसके बाद आ जाता है मिशन, इसको भी आप एज इट इज लिखेंगे अपनी कंपनी का। उसके बाद बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, चेयरमैन, इंफॉर्मेशन के बारे में आपको लिखने की जरूरत है। अब लिख दीजिएगा, हमें अगर हमें जरूरत पेश आई, लेकिन आपका फॉर्मेट चेंज होगा इसके अकॉर्डिंग, इसके अकॉर्डिंग नहीं होगा, ठीक है। अगर हमें जरूरत पेश आई तो हम उसमें उसको डिलीट करवा देंगे, ठीक है। और अगर ना जरूरत पेश आई तो उसको हम चलने देंगे, ठीक है। हम उसको इंक्लूड नहीं करेंगे अपने पेजेस के अंदर। अच्छा, उसके बाद आपने आ जाना है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के बारे में बताएंगे आप। उसके बाद आ जाएंगे बोर्ड कमेटीज के बारे में नहीं लिखेंगे आप। ये एक आधी आपने पिक्चर्स इस तरह की लेनी है, दरमियान में पोस्ट करनी है मिलर ट्रैक्टर की। ये आप रिकॉर्डिंग सुनिएगा लाजमी, ये भी आप नहीं करेंगे। मैनेजमेंट कमेटी के बारे में भी आप नहीं करेंगे, ये लाजमी करेंगे। ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर क्या है, ये आप बेशक हर कंपनी के अंदर ये गिवन होगा, नहीं गिवन तो गूगल पे सर्च करें, उस कंपनी का मिल जाएगा आपको। क्लियर पिक्चर होनी चाहिए। ये अब ये भी बहुत छोटा लिखा हुआ है, ठीक है। इसको थोड़ा जूम करके देखें, ब्लर तो नहीं हो रही। इसके अलावा गूगल से मिल जाएगी आपको पिक्चर मिलर ट्रैक्टर की। कंप्लीट इसको करें। अब यहाँ पे आ जाए ऑब्जेक्टिव्स पे। ऑब्जेक्टिव्स एंड स्ट्रेटेजिक प्लानिंग। ऑब्जेक्टिव्स जो होंगे वो एक अलग पेज पे आएंगे और स्ट्रेटेजिक प्लानिंग एक अलग पेज पे आएंगे। अब इनको पढ़ना जरूर है आपने, लेकिन इनको लिखना अपनी वर्डिंग में, ये मैं बता रही हूँ। कॉपी पेस्ट नहीं करना ये वाला काम। यहाँ से कॉपी पेस्ट वाला काम खत्म। वीएन मिशन स्टेटमेंट तक था, उसके बाद खत्म। अब ये आपने ऑब्जेक्टिव्स बताने, कंपनी के ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं और स्ट्रेटेजीज कौन सी प्लान की गई हैं, ये आपने दोनों अलग अलग पेजेस पे मेंशन करने हैं, ठीक है।
नीचे डायग्राम कोई भी आप स्ट्रेटेजीज की बना सकते हैं, गूगल से लेके कोई भी अच्छी सी ऐड कर दें, ठीक है। कोड ऑफ कंडक्ट भी आप बनाएंगे हाइडिंग, लेकिन आप सेपरेटली पेज से स्टार्ट करेंगे और इसको पूरे को पढ़ने के बाद अपनी वर्डिंग में जो मेन पॉइंट आपको लगेगा वो आपने लिख के प्रेजेंट करना है फिर सामने मेरे, ठीक है। कोर वैल्यूज कौन कौन सी हैं, एक अलग टेबल की फॉर्म में लिखेंगे, अलग से वो डायग्राम बनाएं, जरूरी डायग्राम भी फॉलो नहीं करनी है आपने, थोड़ी डिफरेंशिएट हो उसके अंदर, बहुत सी चीजें आपको इधर से मिल जानी है। फाइनल हमारा जो फोकस होगा ना वो हमारा होगा फाइनेंशियल एनालिसिस पे, जब वो रिपोर्टिंग बैलेंस शीट वगैरह स्टार्ट होंगी, वहां से चीजों को निकालना, एनालिसिस करना एक्सेल में, फिर उसके बाद रिजल्ट को इंपोर्ट करना, वो थोड़ा टाइम टेकिंग काम होगा, लेकिन ये काम तो आप ईद की छुट्टियों में कंप्लीट करें, और ईद के फौरन बाद जो आप रिसर्च वर्क स्टार्ट हो उससे पहले आप मुझे सेंड कर दें। तो रिसर्च वर्क के दौरान हम एक मीटिंग कंडक्ट कर लेंगे दोबारा, उसमें हर कंपनी, हर बच्चे को 10 से 15 मिनट देके उसकी कंपनी के एनालिसिस पे बात करेंगे, किस तरह से करना है आपने, कौन सी चीज कहाँ पे गिवन है, तो फिर आप लोग जो रिसर्च वर्क वीक होगा उसमें ऑलमोस्ट अपना एनालिसिस कंप्लीट कर लेंगे, इसको वाइंड अप कर लेंगे, ठीक है। उसके बाद फुली फोकस आपका मिड टर्म और फाइनल टर्म पे होगा। अच्छा, फिर यहाँ पे आ जाता है एनुअल जनरल मीटिंग्स के बारे में, थोड़ा थोड़ा हाईलाइट्स देना है इसका, ज्यादा इन डेप्थ नहीं जाना, लेकिन ये पूरा पढ़ने के बाद ऑर्डिनरी बिजनेस है, लेकिन ऑर्डिनरी बिजनेस में ये 6-5 पॉइंट है, 5 में से आपको कितने इंपॉर्टेंट लग रहे हैं, 2-3 जो मेन आपको लगता है आपने वो लिखने हैं। स्पेशल बिजनेस के बारे में आपने नहीं लिखना, ठीक है, टेबल वगैरह नहीं बनाना। उसके बाद आपने बात करनी है, अच्छा जी, अच्छा जी, इस चीज को आप छोड़ दें, नीचे आते जाएं, मेन चीज पे हम लोग आते हैं इनकी प्रोडक्शन डिपार्टमेंट पे, जो डिपार्टमेंट चाहिए जो प्रोडक्ट बनाते हैं, आई थिंक सो यहाँ से स्टार्ट होगा। चेयरमैन रिव्यू, ये असल में बोर्ड ऑफ डायरेक्टर से चेयरमैन का रिव्यू चल रहा है अभी ना, इन चीजों का भी छोड़ दें, ये मैं आपको एंड में कराऊंगी खुद, कौन सी चीजें ऐड करने वाली है, कौन सी मिलर ट्रैक्टर की अगर डाक तो ये लाजमी एक लगाएं इसकी पिक्चर ना। बीएन मिशन स्टेटमेंट, और उसके बाद आपने बीएन मिशन स्टेटमेंट लिखने के बाद आपने डायरेक्ट चले जाना है इसके इंट्रोडक्शन पे, कंपनी क्या प्रोवाइड कर रही है, कौन से स्टेटमेंट को फॉलो कर रही है। अब ये देखिए हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल एनालिसिस इन्होंने किया हुआ है, ठीक है, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल एनालिसिस ने किया हुआ है, लेकिन आप इसको फॉलो नहीं करेंगे, हम अपनी बनाएंगे। ये मैं ओपन कर रही हूँ आपके सामने, मैं आपको बताती हूँ अपने राइटअप कहाँ से स्टार्ट करना है। ऊपर की चीजें आपको क्लियर हो गई हैं, अब हम लोग नीचे आते हैं। ये हॉरिजॉन्टल वर्टिकल एनालिसिस सेम एज इट इज करेंगे आप, यहाँ पे देख रहे हैं, यहाँ पे कंपैरिजन हॉरिजॉन्टल वर्टिकल एनालिसिस कितने ईयर्स का किया हुआ है, 17 का और 18 का, बैलेंस शीट आइटम्स के साथ। आपने भी इस तरह हॉरिजॉन्टल वर्टिकल एनालिसिस करना है बैलेंस शीट के साथ, लेकिन आपने करना है एक्सेल के ऊपर, ठीक है। कंपैरिजन में दोनों की चीजें रखनी है आपने, वहां पे कितनी थी, यहाँ पे कितनी, इंक्रीज हुई है या डिक्रीज। अब 17 में फॉर एग्जाम्पल ये प्राइस थी, ठीक है, 18 में ये थी। अब अगर 17 का कंपैरिजन करेंगे तो 16 के साथ करेंगे, तो 16 में जो इंक्रीज हुआ था ना वो इतने परसेंट था, इंक्रीज या डिक्रीज। अगर तो ये ब्रैकेट के बगैर है, इट मीन्स ये शो कर रहा है इंक्रीज, मतलब जो 16 थी उसमें जो उसकी प्रॉपर्टी प्लांट और इक्विपमेंट की वैल्यू थी वो 17 की ज्यादा थी एज कम्पेयर टू 16। अगर ये ब्रैकेट के बगैर है 60.2, इट मीन्स ये पॉजिटिव साइन शो कर रहा है कि इंक्रीज हुई है, ठीक है। लेकिन जब हम लोग 17 और 18 का कंपैरिजन करते हैं तो हम कहते हैं ये जो ब्रैकेट्स आ जाती है ना, ब्रैकेट्स का मतलब है डिक्रीज। 17 में खुद देख लें आप, ठीक है, 17 में 717 था और यहाँ पे 700 है, तो यहाँ पे फर्क हुआ ना, तो ये इतने से डिक्रीज हुई है। तो ये कंपैरिजन है, ये हॉरिजॉन्टल एनालिसिस, हॉरिजॉन्टल फॉर्म में जिस तरह ये लाइन लगी हुई है इस फॉर्म में आपने एनालिसिस करना है। आपने लिखना है 18, 17, 16, उसके बाद 15, इस तरह से आपने 19 और 20 आगे लिख देना। ये 5 सालों का इस तरह से बना के ना पूरी की पूरी बैलेंस शीट की आइटम लिखनी है, और हर एक आइटम को बैलेंस शीट की चीजें आपको अवेलेबल होंगे, आप बेशक कॉपी पेस्ट कर लें एक्सेल में, और हर एक के साथ इस तरह कंपैरिजन करें और डिफरेंस जो उनका होगा वो यहाँ पे निकाल के लिखते जाएं। अगर तो वो आपको लगे कि डिक्रीज है तो ब्रैकेट्स में, इंक्रीज है तो इस फॉर्म में। ये काम आसान है, ये काम कर लेंगे आप 5 सालों का हॉरिजॉन्टल एनालिसिस। जी मैम। हॉरिजॉन्टल एनालिसिस की समझ आई है? जरा बारी बारी जितने भी क्लास में प्रेजेंट है जरा मुझे आप बोल के बताएं, जरा मुझे आइडिया हो जाए कितने लोगों को हॉरिजॉन्टल एनालिसिस की समझ आई है। यस मैम। यस मैम। एक्सेल पे बनाना है ये, ठीक है, एक्सेल पे बनाना है आपने, और मुझे एक्सेल पे चेक करवाना है, फिर हम इसको वर्ड में पेस्ट करेंगे, और हमने भी टेबल का साइज इसी तरह से रखना है जिस तरह से इन्होंने रखा हुआ है, ठीक है।
प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को भी आप करेंगे इसी तरह से हॉरिजॉन्टल एनालिसिस जिस तरह से इन्होंने किया हुआ है। अब यहाँ पे देखें, यहाँ पे 4 सालों का है, ये नजर आ रहा है ना। आपने कहाँ स्टार्ट करना, 15, 16, 17, 18 और 19, 20। सॉरी 16 से स्टार्ट करेंगे तो 20 होगा। फिर ये वर्टिकल एनालिसिस है। वर्टिकल एनालिसिस में भी आपको नहीं बता रही, वर्टिकल एनालिसिस में खुद आपको बताऊंगी। ये वर्टिकल का मतलब है ऊपर नीचे कंपैरिजन करना, ठीक है, वो मैं आपको खुद एक दफा करके बताऊंगी। फिर हम आ जाते हैं। अच्छा जी, ऑडिटर रिपोर्ट, स्टेटमेंट ऑफ कंप्लायंस, बस यहाँ तक का काम है आपका। फिलहाल आप ये करें और हॉरिजॉन्टल एनालिसिस कंप्लीट करें, वीएन मिशन स्टेटमेंट लिखें और शुरू में जो मैंने आपको बताया बस वो करें। पिक्चर्स अपनी कंपनी के अकॉर्डिंग जो है उसको ढूंढें। कंपनी का स्ट्रक्चर की डायग्राम एक प्रॉपरली वर्ड के ऊपर पेस्ट करें। एक बड़ा कंप्रीहेंसिव खूबसूरत सा आपका होना चाहिए प्रोजेक्ट का स्टार्टिंग ना, ठीक है। तो ये आज का जो आपका काम है वो यही है, और नेक्स्ट वीक जो है ईद के दिनों में यही काम करना है। अगर मुझे लगा दरमियान में मैं ईद के दिनों में फ्री हूँ तो मैं भी आपसे ग्रुप में कांटेक्ट करती रहूंगी। किसी को किसी भी किस्म का मसला है, ईद वाले दिन भी वो लैपटॉप खोले और कहे कि मेरा माइंड है रिसर्च वर्क करने का या ये प्रोजेक्ट बनाने का, आई एम ऑलवेज बी अवेलेबल फॉर यू, ओनली फॉर प्रोजेक्ट। बाकी किसी काम के लिए नहीं होंगी मैं आपको। सब्जेक्ट्स वाइज कंटेंट का पूछना है, किसी चीज़ की समझ नहीं आ रही, वो हम जैसी रेगुलर क्लासेस स्टार्ट होंगी उसमें पूछ लें आप। प्रोजेक्ट्स के हवाले से मेरी कोशिश यही है कि ईद के बाद जब हम लोग आए तो हमारा प्रोजेक्ट ऑलमोस्ट कंप्लीशन स्टेज में हो और हर बच्चे का हो, ठीक है। फिर उसके बाद हम फुली फोकस अपना दोनों सब्जेक्ट्स मिड टर्म और फाइनल टर्म पे करेंगे, ताकि आप मार्केट में जाएं आपको सब्जेक्ट्स के बारे में पता तो हो, हम प्रोजेक्ट्स को लेके ना रोते रहें सिर्फ, ठीक है। मैम जो से मेरी कंपनी उसमें से 2008 और 2019 रिपोर्ट निकली थी। नहीं बेटा जी, सारों की निकली। कौन सी कंपनी है आपकी? आरिफ हबीब ग्रुप। आरिफ हबीब ग्रुप की तो हाँ वेबसाइट पे जाए ना, आरिफ हबीब ग्रुप की वेबसाइट पे जाओ, स्नैपशॉट लेके मुझे सेंड करो जरा, और मैं भी यहाँ से देखती हूँ। अगर मेरे पास अभी अवेलेबल है, अभी ना तो मैं इंशाल्लाह 3 to 4 o'clock के दरमियान में ना आपको आरिफ हबीब की 500 रिपोर्ट डाउनलोड करके ग्रुप के अंदर शेयर कर दूंगी, ठीक है। ठीक है हाँ, मैम। आप बोल कौन रहे हो, जरा मैं एक दफा मुझे नेम अपना रिमाइंड करवा दो। पाकीज़ा, ठीक है पाकीज़ा बेटा, मैं ना ग्रुप में शेयर कर दूंगी और आप ग्रुप में से ले लीजिएगा, ठीक है। इसके अलावा किसी बच्चे को इश्यू हो रिपोर्ट को डाउनलोड करने में तो वो ग्रुप में नेम लेके भेज दे कि मैम प्लीज काइंडली इसकी भी डाउनलोड कर दें, तो मैं आपको डाउनलोड करके भी देने को तैयार हूँ। बट प्रोजेक्ट इतना अच्छा हो सारे बच्चों का कि पता चले आप लोगों ने प्रोजेक्ट किए, ठीक है। समझ आ रही है? इसके अलावा कोई क्वेश्चन हो किसी का? मंसूर आसिफ, अच्छा मैंने आपको अटेंडेंस की वो ड्यूटी दिया, आप खुद ही लेट आते हो। मंसूर आसिफ, सो गया मैं शायद कनेक्ट करके, फिर ये ऐसे ही है। नहीं मैम वो मैसेज में टाइप कर रहे हैं। मैसेज में टाइप कर रही हूँ। अच्छा जी, अच्छा उमर न्याजी जो हैं, सबसे पहले नहीं आए बेटा जी, आप 3-4 पर्सन के बाद ही आए थे। उमर उमर के बाद आए थे शायद। 2-3 बच्चे आ चुके थे, वो कनेक्ट डिस्कनेक्ट हो रहे थे, लेकिन कोशिश करें टाइम पे आए। और मैंने जैसे क्लास की रूटीन रखी थी ना, ये जो अगर क्लास के टाइम में 45 मिनट्स है ना, तो 20 मिनट्स के बाद एंटर होगा ना, उसके अटेंडेंस नहीं लगेगी उस दिन की। फिर अगले दिन अगर वो इस तरह से रूटीन रखेगा तो उसकी एक एब्सेंट मार्क हो जाएगी। अच्छा चलें ठीक है, आप दोनों साथ ही आए होंगे, लेकिन आप कोशिश करेंगे सब बच्चे टाइम दिए हैं, ठीक है, ताकि हम इसको प्रोसीड कर सकें। जैद इमरान का फिर ऑफ हो गया आज। और जो बच्चे, अब ये हमारी 4th क्लास है आई थिंक सो ना, 4th क्लास है ना फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस की। अब 4th क्लासेस में जो बच्चा 4th क्लासेस में से जिसने एक क्लास भी अटेंड नहीं की, वो अब 5th क्लास में मेरी क्लास में एंटर नहीं हो सकेगा। चाहे वो कनेक्ट कर भी ले तो मैंने उसको अलाउ नहीं करना कि वो ग्रुप क्लास में है। फिर वो मैनेजमेंट से बात करेगा, और मैं आपको बता रही हूँ प्रोजेक्ट्स वर्क भी नहीं होगा। आप खुद ही डिले कर रहे हैं, ठीक है। मुझे मौका मत दे, मैं आप लोगों के साथ हर लिहाज से कोऑर्डिनेट करने को तैयार हूँ, बस आप मेरे साथ करें, तभी आपको टाइमली डिग्री मिल सकती है, अदरवाइज डिले हो जाएगी आपकी। उमर न्याजी आए थे, फिर आप डिस्कनेक्ट हो गए थे, ठीक है। मुझे टाइमिंग मैं नोट कर रही हूँ साथ साथ, और मंसूर आसिफ को भी कहा हुआ मैंने साथ साथ, ताकि वो भी साथ, क्योंकि जैद इमरान आपके जो सीआर हैं वो आजकल बिजी होते हैं बहुत ज़्यादा, ठीक है। तो मैम इस टाइम ऑफिस रास्ते में होते ऑफिस में जाते हुए। वही बात है ना, तो जो बच्चा एक्टिव हो क्लास में फिर उसी को बंदा कहता है ना। लेकिन एक्टिव जो है मुझे लगता है मंसूर आसिफ जो है ना, वो भी आजकल रमजान के चक्कर में ना ढीले हुए हैं आप।
लेकिन एक्टिव हो जाए सारे बच्चे और उस पर काम करना शुरू करें। मेरे लाइक कोई खिदमत हो या कुछ पूछना चाहें आप, टू बी वेरी फ्रैंक, प्रोजेक्ट्स के मामले में आप मुझसे किसी भी टाइम पे किसी भी वक्त पूछ सकते हैं, बट इन ग्रुप, ठीक है। इंडिविजुअल मैसेज मुझे कोई बच्चा नहीं करेगा, मैं कर दूँ वो एक अलग बात है, मुझे किसी से कुछ पूछना हुआ, कोई काम हुआ, आप में से मुझे डायरेक्ट इनबॉक्स कोई नहीं करेगा, आपको मैं रिप्लाई नहीं करूंगी, फिर आप माइंड आप करें कि मैम ने रिप्लाई नहीं किया, ग्रुप में करें, मैं जरूर करूंगी आपको रिप्लाई, ठीक है। ओके बच्चों, ओके यस अगर मैम। ओके क्वेश्चन कोई भी नहीं है फिर इसको वाइंड अप करते हैं। अल्लाह हाफिज।